हेलो स्टूडेंट्स, झारखंड स्पेशल क्लासेस प्रेजेंट्स ऑडियो आर्टिकल के इस सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के अन्य आंदोलन। जनजातीय आंदोलन नहीं पढ़ रहे, जनजातीय आंदोलन हो गया है। अब पढ़ेंगे हम लोग जो बाकी अन्य आंदोलन थे वो सब। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि ऑडियो आर्टिकल सुनने से आप कम समय में अच्छा अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और आप कोई भी काम कर रहे हो जिस समय आप पढ़ नहीं पाते वो समय बचाइए, ऑडियो सुनिए और अपने चैप्टर्स को ख़त्म कीजिए। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। झारखंड में वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन के प्रारंभकर्ता सैयद अहमद बरेलवी हैं, जिन्होंने 19वीं सदी में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। लेकिन झारखंड में शुरुआत इसका किए थे शाह मोहम्मद हुसैन। झारखंड के राजमहल में वहाबी आंदोलन की शाखा खोली गई थी। संथाल परगना क्षेत्र में पीर हुसैन ने वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। पाकुड़ क्षेत्र के इब्राहिम मंडल को वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अभी तक में हम 4 लाइन आपको बोले हैं और चारों लाइन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए और सोचिए कि हर लाइन आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार। देवघर से शुरुआत करेंगे क्योंकि देवघर गढ़ ही रहा है इस सबका। तो सबसे शुरू हम लोग करेंगे क्रांतिवीरों के लिए देवघर से। उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र देवघर था। अनुशीलन समिति से संबंधित कई क्रांतिकारी जैसे कि अरविंद घोष, वारेंद्र घोष, राजनारायण बसु रोहिणी गांव देवघर में रहते थे। देवघर में सिलेर बाड़ी नामक मकान में 1908 के अलीपुर बम कांड से जुड़े कई बंगाली क्रांतिकारी छुपकर रहते थे तथा इस मकान का प्रयोग बम बनाने एवं प्रशिक्षण हेतु किया जाता था। 1915 ईस्वी में देवघर के सिलेर बाड़ी नामक मकान से बम बनाने की सामग्रियां प्राप्त की गई थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार हेतु वारेंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में स्वर्ण संघ यानी कि गोल्डन लीग नामक संस्था का गठन किया गया था। झारखंड के देवघर में स्थित मित्रा उच्च विद्यालय के प्राचार्य शांति कुमार बख्शी द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। झारखंड के दुमका निवासी क्रांतिकारी प्रभु दयाल हिम्मत सिंह एवं वैद्यनाथ विश्वास को रोड्डा आर्म्स केस में अभियुक्त बनाया गया था। यह कलकत्ता के रोड्डा एंड कंपनी नामक बंदूक निर्माण कंपनी की दुकान से माउजर पिस्तौल की चोरी से संबंधित मामला था। प्रख्यात मराठी क्रांतिकारी सखाराम गणेश देउस्कर ने कौरव गांव देवघर में निवास करते हुए कई क्रांतिकारी लेख लिखे। यहाँ रहकर ही इन्होंने देशेर कथा व तिलकर मुकदमा जैसे विख्यात पुस्तकों की रचना की। ये सब पुस्तकें बैन कर दिए थे अंग्रेज लोग, बहुत डर गए थे ये सब किताब से। वर्ष 1927 में देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था। ये लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य तथा तेजेश चंद्र घोष सहित कुल 20 व्यक्तियों को गिरफ्तारी की गई थी। अब बात करेंगे रांची में उग्रवाद, यानी कि रांची में क्रांतिकारी जो लोग थे उनके बारे में। रांची में क्रांतिकारियों का नेतृत्व गणेश चंद्र घोष ने किया था। बंगाल से लगातार क्रांतिकारियों का रांची आगमन होता रहता था। हावड़ा के वेलूर मठ के साचेंद्र कुमार सेन इस दौरान डोरंडा आकर अपने पिता के पास ठहरे थे। नवंबर 1913 में हेमंत कुमार बोस, अंग्रेजों के संदिग्ध थे, ये रांची में आकर पीएन बोस के घर में रुके थे। फिर बात करेंगे क्रांतिकारी जो कि हजारीबाग में थे। हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय के छात्र राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। राम विनोद सिंह को 14 सितंबर 1918 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके खिलाफ हजारीबाग में छात्रों द्वारा प्रदर्शन भी किया गया था। अब बात करेंगे गिरिडीह। निर्मल चंद्र बनर्जी, इनसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। निर्मल चंद्र बनर्जी ने 1913 ईस्वी में हजारीबाग जिले के गिरिडीह नगर में एक खंबे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक से पर्चे चिपकाए थे। ये पर्चे 24 परगना के क्रिस्टो राय बंगाल से लेकर आए थे। गिरिडीह के मनोरंजन गुहा, उनका उपनाम था ठाकुरदा, तथा दुमका के हेमेंद्र नाथ घोष द्वारा क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता था। सिंहभूम में बात करते हैं। ढाका, मैमन सिंह तथा कलकत्ता से कई क्रांतिकारी आकर
सिंहभूम के जमशेदपुर एवं चाईबासा में छुपते थे तथा क्रांति का गुप्त प्रचार करते थे। 1908 ईस्वी में टाटा कंपनी के कर्मचारी गिरिरेंद्र मुखर्जी ने न्यूयॉर्क से घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। इनके भाई अमरनाथ मुखर्जी भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल दुर्गादास बनर्जी, सुरेंद्र कुमार राय आदि का संबंध टाटा कंपनी से है। सुधांशु भूषण मुखर्जी अप्रैल 1916 में अलीपुर जेल से रिहा होने के बाद सिंहभूम के सोनुआ ग्राम में रहने लगे तथा बाद में हजारीबाग चले गए। आनंद कमल चक्रवर्ती ने चाईबासा से प्रकाशित तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन किया था। इस पत्रिका में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लिखने हेतु उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट लाइंस आप याद रखिएगा कि काकोरी कांड के मुख्य आरोपी अशफाक उल्ला खां, कलकत्ता के प्रफुल्ल चंद्र घोष व ज्योति पंत राय जैसे क्रांतिकारियों ने भी कुछ दिनों तक छुपने के लिए झारखंड में शरण ली थी। छोटा नागपुर क्षेत्र डॉक्टर यदु गोपाल मुखर्जी एवं बसावन सिंह के नेतृत्व में 1931-32 के आसपास भी क्रांतिकारी आंदोलन संचालित था। बिहार के गया में राजनीतिक डकैती के मामले में गिरफ्तार 18 क्रांतिकारियों में डाल्टनगंज के परमत नाथ मुखर्जी तथा गणेश प्रसाद वर्मा भी शामिल थे। ठीक है, अब बात करेंगे महात्मा गांधी का झारखंड आगमन। यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। गांधी जी का झारखंड आगमन 1917 से 1940 के बीच। महात्मा गांधी 1917 से 1940 के बीच विभिन्न कारणों से कई बार झारखंड की यात्रा पर आए। इनमें से गांधी जी की झारखंड की प्रथम 4 यात्राओं का संबंध चंपारण आंदोलन से है। गांधी जी पहली बार 3 जून 1917 को झारखंड आए थे। ये लाइन से क्वेश्चन आपको पूछा गया है परीक्षा में। गांधी जी अंतिम बार रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के सिलसिले में झारखंड आए थे, जो कि 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, हम लोग सबको पता है। चंपारण आंदोलन के सिलसिले में पहली बार आए थे, उसके बारे में सुनिए। महात्मा गांधी को 29 मई 1917 को सरकार की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें उन्हें 4 जून को बिहार और उड़ीसा के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट से मिलने हेतु आग्रह किया गया था। इसके अतिरिक्त श्याम कृष्ण सहाय ने भी 1917 में गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण दिया था। इन्हीं संदर्भों में 3 जून 1917 को ब्रजकिशोर बाबू के साथ पहली बार महात्मा गांधी का रांची आगमन हुआ। इस दौरान गांधी जी श्याम कृष्ण सहाय के घर पर ही रुके। 4 जून को महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी तथा उनके पुत्र देवदास गांधी भी रांची आए। 4 जून से लेकर के 6 जून तक 3 दिन बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट से उनकी वार्ता आड्रे हाउस में हुई तथा 7 जून को वे पटना वापस लौट गए। इस दौरान गांधी जी श्याम कृष्ण सहाय के घर पर रुके थे। चंपारण आंदोलन के सिलसिले में दूसरी बार जब गांधी जी यहाँ आए, गांधी जी 5 जुलाई को मोतिहारी से चलकर 7 जुलाई को दूसरी बार रांची पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य 11 जुलाई 1917 को चंपारण जांच समिति की एक बैठक में भाग लेना था। बैठक संपन्न होने के बाद गांधी जी 13 जुलाई को पुनः मोतिहारी लौट गए। चंपारण आंदोलन के सिलसिले में तीसरी बार जब झारखंड आए गांधी जी, तब के बारे में सुनिए। 18 सितंबर को पूना से चलकर 22 सितंबर 1917 को चंपारण आंदोलन के सिलसिले में पुनः रांची पहुंचे। इस बार उन्होंने ब्रजकिशोर प्रसाद को भी रांची बुला लिया। इस संदर्भ में 23 सितंबर को रांची के पते से मगन लाल गांधी को लिखा एक पत्र भी मिला है। 24 सितंबर 1917 को रांची में चंपारण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंदोलन को लेकर काफ़ी विचार विमर्श किया गया। गांधी जी 24 सितंबर से 28 सितंबर 1917 तक चंपारण जांच समिति की बैठक में शामिल हुए, जिसमें चंपारण आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। 3 अक्टूबर 1917 को गांधी जी ने सरकार को चुनौती देते हुए अपनी एक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किया तथा 4 अक्टूबर 1917 को गांधी जी चंपारण हेतु निकल गए। अब बात कीजिए चंपारण आंदोलन के सिलसिले में चौथी बार कब झारखंड आए गांधी जी। असहयोग आंदोलन 1920-21 के दौरान महात्मा गांधी 1920 में रांची आए थे। इस दौरान वे भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में रुके थे। गांधी जी की उपस्थिति में ही इसी धर्मशाला के बाहर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। इस दौरान गांधी जी टाना भगतों से भी मिले, जिसके बाद टाना भगत गांधी जी के प्रिय शिष्य बन गए। गांधी जी का 5वीं बार झारखंड में आगमन। गांधी जी 5 फरवरी 1921 में पहली बार धनबाद आए तथा यहाँ से झरिया गए।
गांधी जी के इस दौरे का उद्देश्य राष्ट्र विद्यालय हेतु कोष एकत्रित करना था। झरिया में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद गांधी जी पटना लौट गए। गांधी जी का छठी बार झारखंड में आगमन हुआ। 8 अगस्त 1925 गांधी जी CF एंड्रयूज के आग्रह पर गांधी जी पहली बार जमशेदपुर आए। गांधी जी की इस यात्रा का उद्देश्य टाटा प्रबंधन एवं मजदूर यूनियन के बीच 1921 में चल रहे हड़ताल के कारण उत्पन्न तनाव के मामले में समझौता कराना था। जमशेदपुर में RD टाटा ने गांधी जी का भव्य स्वागत किया तथा इस प्रवास के दौरान गांधी जी डायरेक्टर्स बंगला में रुके थे। इसी दौरान जमशेदपुर की एक सभा में देशबंधु स्मृति कोष हेतु गांधी जी को 5,000 रुपये प्रदान किए गए। गांधी जी 1934 में दूसरी बार तथा 1940 में तीसरी बार जमशेदपुर आए थे। गांधी जी का 7वीं बार झारखंड में आगमन हुआ। 15 सितंबर 1925 15 सितंबर 1925 को गांधी जी पहली बार पुरुलिया से चक्रधरपुर आए तथा यहाँ राष्ट्र विद्यालय में जाकर छात्रों को संबोधित किया। 1934 में दूसरी बार चक्रधरपुर की यात्रा की। चक्रधरपुर से चाईबासा व खूंटी होते हुए गांधी जी 16 सितंबर 1925 को रांची पहुंच गए। रांची जाने के क्रम में गांधी जी चाईबासा में हो आदिवासियों से तथा खूंटी में मुंडाओं से बातचीत किए। गांधी जी ने रांची में 17 सितंबर 1925 को संत पॉल स्कूल में एक सभा को संबोधित किया। इस सभा में गांधी जी को देशबंधु स्मारक कोष हेतु 1,000 रुपये की थैली भेंट की गई। इस सभा के बाद गांधी जी योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय भी गए। 1 मई 1934 को दूसरी बार योगदा संस्था सत्संग विद्यालय गए थे। गांधी जी से टाना भक्तों की मुलाकात का क्या प्रभाव पड़ा वो बात करते हैं। 1925 के रांची दौरे में गांधी जी से मिलने बड़ी संख्या में झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से टाना भगत रांची आए थे। गांधी जी के विचारों से ही प्रभावित होकर टाना भक्तों ने अहिंसा का व्रत लेकर आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी की थी। टाना भक्तों ने अंग्रेजों को भूमि का लगान देना बंद कर दिया था, जिसके बाद इनकी जमीनें नीलाम कर दी गईं। टाना भगत गांधी टोपी पहनते थे तथा हाथ में घंटी लेकर आज़ादी का प्रचार करते थे। टाना भक्तों ने कांग्रेस के कई अधिवेशनों जैसे कि रामगढ़, नागपुर, गया, बहुत सारे अधिवेशन में भाग लिया था। नमक आंदोलन के दौरान नमक नहीं बना पाने के कारण इन्होंने नमक खाना ही छोड़ दिया था। 1928 ईस्वी में कोलकाता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में टाना भगत एक सप्ताह की पैदल यात्रा करके कोलकाता पहुंचे थे। कारण अंग्रेजों ने इनके कोलकाता जाने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन यहाँ डेलीगेट व्यवस्था के कारण गांधी जी से मिलने में असफल हो गए थे। इसके बाद इन्होंने एक उपाय निकाला और जोर जोर से गांधी जी की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे लगाने लगे। इन्हें विश्वास था कि गांधी जी इनकी आवाज़ सुनकर इनसे जरूर मिलेंगे। कुछ लोगों द्वारा इस प्रकार नारे लगाने की सूचना गांधी जी को दी गई, जिसके बाद गांधी जी ने इनके लिए निःशुल्क पास भेजकर टाना भक्तों को अधिवेशन में शामिल करवाया। रांची के बाद गांधी जी रामगढ़ होते हुए 18 सितंबर 1925 को हजारीबाग पहुंचे तथा यहाँ करजन ग्राउंड, वर्तमान नाम वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में एक सभा को संबोधित किए। सभा में गांधी जी को 1300 रुपये की एक थैली भेंट की गई। 19 सितंबर 1925 को गांधी जी ने हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय के हिटले हॉल में छात्रों को संबोधित किया। आपके लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 19 सितंबर 1925 को गांधी जी ने हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय के हिटले हॉल में छात्रों को संबोधित किया। हम रिपीट कर दिए इस लाइन को। हजारीबाग में कार्यक्रम की समाप्ति के बाद गांधी जी ट्रेन से पटना के लिए रवाना हो गए। ट्रेन से पटना जाने के क्रम में ट्रेन जब कोडरमा स्टेशन पर रुकी तो हजारों लोगों की भीड़ गांधी जी के दर्शन के लिए खड़ी थी। यहाँ हौरिल राम नामक एक व्यक्ति ने गांधी जी को देशबंधु स्मारक कोष हेतु 350 रुपये की एक थैली भेंट की थी। देखिए, आपको पूरा बिल्कुल तिथि और ईस्वी नहीं भी याद होता है, फिर भी आप 2-3 बार सुनिए। 2-3 बार आप सुनेंगे तो निश्चित ही जब ऑप्शन मिलेगा ना तो आप टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। गांधी जी का 8वीं बार झारखंड आगमन 3 अक्टूबर 1925 को भागलपुर से बांका होते हुए पहली बार देवघर की यात्रा पर गए। यहाँ गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया। गांधी जी इस यात्रा के दौरान देवघर में सेठ गोवर्धन दास के मकान में रुके। इस दौरे में गांधी जी कुछ समय के लिए नौलखा मंदिर के पास स्थित कोलकाता व्यवसायी हरगोविंद डालमिया के मकान में भी रहे थे। कोलकाता उच्च न्यायालय के सॉलिसिटर कृष्ण कुमार दत्ता के आमंत्रण पर गांधी जी देवघर के रिखिया गांव में भी गए। रिखिया गांव में स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी द्वारा निर्मित आश्रम भी है।
7 अक्टूबर 1925 को देवघर से खडगडीहा जाते समय गांधी जी गिरिडीह भी पहुंचे थे। यहाँ गांधी जी ने एक सार्वजनिक सभा तथा महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। 8 अक्टूबर 1925 को गांधी जी गिरिडीह में मधुपुर पहुंचे। यहाँ रेलवे स्टेशन के पास ही गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया। मधुपुर में गांधी जी चंपा कोठी में ठहरे थे। यहाँ गांधी जी ने मधुपुर नगरपालिका के नए भवन का उद्घाटन भी किया। पुराने भवन का उद्घाटन 1909 में हुआ था। इस भवन के दरवाजे पर चांदी का ताला लगा था, जिसे गांधी जी ने चांदी की चाबी से खोला। 1925 की अपनी देवघर यात्रा के बारे में लिखते हुए गांधी जी ने यंग इंडिया में देवघर के पंडों और देवघर के परंपरा की तारीफ की है। गांधी जी के अनुसार अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ छुआछूत नहीं माना जाता है तथा मंदिर सबके लिए खुले हैं। गांधी जी की 9वीं बार जब झारखंड आए उसका चर्चा सुनिए। 11 जनवरी 1927 को गांधी जी ने डाल्टनगंज मेदिनीनगर की यात्रा की। वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ काशी से रेलगाड़ी द्वारा यहाँ आए थे। यहाँ शिवाजी मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा के बाद गांधी जी मारवाड़ी सार्वजनिक पुस्तकालय भी गए। यहाँ के लोगों ने गांधी जी को 525 रुपये एकत्र करके दिया। डाल्टनगंज के दौरे के बाद गांधी जी धनबाद व झरिया के लिए रवाना हो गए। डाल्टनगंज की सभा के बाद गांधी जी 12 जनवरी 1927 को दूसरी बार धनबाद पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने खादी की दुकानों पर जाकर खादी की बिक्री का जायजा लिया। 12 जनवरी 1927 को ही शाम में झरिया में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए गांधी जी ने खादी की कम बिक्री पर निराशा जाहिर की। 13 जनवरी 1927 को गांधी जी कतरास आ गए। यहाँ एक विशाल पंडाल में गांधी जी की सभा का आयोजन किया गया। इसके अलावा गांधी जी ने यहाँ महिलाओं की एक सभा को भी संबोधित किया था। गांधी जी का 10वीं बार झारखंड आगमन। 1934 में गांधी जी ने छोटा नागपुर का बड़ा व लंबा दौरा किया। 26 अप्रैल 1934 को गांधी जी दूसरी बार देवघर आए। यहाँ जसीडीह स्टेशन पहुंचते ही गांधी जी की कार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इसमें कार के शीशे टूट गए, परंतु गांधी जी को स्वयं सेवकों ने बचा लिया। गांधी जी पर इस हमले की पूरे देश में कड़ी निंदा की गई। 28 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने गोमिया के कर्माटांड़ गांव में गोबीटांड़ मैदान में एक सभा की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संथाल आदिवासी गांधी जी को सुनने आए थे। इस सभा के आयोजन में होपन मांझी का प्रमुख योगदान था। सभा के बाद गांधी जी होपन मांझी के घर भी गए थे। होपन मांझी को 23 अगस्त 1930 को 2000 रुपये जुर्माना नहीं चुकाने के बाद हजारीबाग जेल में 1 वर्ष कारावास की सजा दी गई थी, परंतु हजारीबाग के उपायुक्त की अनुशंसा पर उसे सजा से पूर्व ही रिहा कर दिया गया था। गोमिया की सभा के बाद गांधी जी 28 अप्रैल 1934 को ही बेरमो में एक सभा एवं महिलाओं की एक बैठक को भी संबोधित किए। यहाँ से गांधी जी कतरासगढ़ होते हुए झरिया चले गए। यहाँ गांधी जी ने एक सभा को संबोधित किया तथा हरिजन कल्याण कोष हेतु लोगों से सहयोग मांगा। रात्रि में गांधी जी ने झरिया में ही विश्राम किया। 29 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने जामाडोबा कोलियरी में टाटा कोलियरी वर्कर्स एवं हरिजन वर्कर्स को संबोधित किया तथा पुरुलिया या झालदा होते हुए रांची आए। इसी यात्रा के दौरान 1 मई 1934 को गांधी जी दूसरी बार रांची स्थित योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय भी गए। 1 मई को गांधी जी ने स्वराजवादी नेताओं के साथ बैठक किया। इस बैठक में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरुणा आशफ अली, सरोजनी नायडू, भूला भाई देसाई, जमनालाल बजाज आदि ने भाग लिया। 3 मई 1934 को गांधी जी ने रांची में हरिजन छात्र संघ को संबोधित किया। 4 मई 1934 को गांधी जी रांची से कार द्वारा चक्रधरपुर होते हुए जमशेदपुर, जिसमें उद्देश्य था इनका हरिजन आंदोलन को संबोधित करना, के लिए रवाना हो गए। लेकिन इस यात्रा के दौरान चक्रधरपुर के पास गांधी जी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वे बाल बाल बच गए। इस दुर्घटना के बावजूद गांधी जी ने 4 मई 1934 को चक्रधरपुर जाकर रेलवे कर्मचारियों की एक सभा एवं महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। अब पढ़ेंगे गांधी जी के 11वीं बार झारखंड आगमन। गांधी जी 1940 में कांग्रेस के 53वें अधिवेशन में भाग लेने हेतु रामगढ़ आए थे। वे 12 मार्च 1940 को सेवाग्राम से चलकर 14 मार्च को रामगढ़ पहुंचे थे। 14 मार्च को रामगढ़ में उन्होंने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। रामगढ़ अधिवेशन के बीच में ही 19 मार्च को गांधी जी कार द्वारा रांची आए थे तथा यहाँ ठक्कर भवन और हरिजनों आदिवासियों के लिए एक औद्योगिक गृह का उद्घाटन किया। गांधी जी इस दौरान रांची के निवारनपुर में आश्वस्त निवारण बाबू से मिलने भी गए थे। यहाँ गांधी जी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। शाम में गांधी जी पुनः रामगढ़ लौट गए।
रामगढ़ अधिवेशन की समाप्ति पर गांधी जी 21 मार्च 1940 को जमशेदपुर चले गए। इस दौरान जमशेदपुर में वे जहांगीर मोदी के घर पर रुके थे। जमशेदपुर से गांधी जी वर्धा के लिए रवाना हो गए। यह उनकी अंतिम झारखंड यात्रा थी। अब पढ़ेंगे झारखंड में रॉलेट एक्ट का विरोध, जो कि 1919 ईस्वी में हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों द्वारा सरकार विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सिडनी रॉलेट रिपोर्ट के आधार पर एक कानून पारित किया, जिसका पूरे देश भर में व्यापक विरोध किया गया। झारखंड में इस कानून का विरोध किया गया। रांची में बारेश्वर सहाय एवं गुलाब तिवारी ने इस कानून के विरोध में सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। गुलाब तिवारी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। 6 अप्रैल 1919 को पलामू के जिला स्कूल के शिक्षक रामदीन पांडे ने 6 छात्रों के साथ उपवास भी रखा। झारखंड में कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1919-1920। 1919 में पलामू में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे ने की थी। 1920 ईस्वी में रांची तथा हजारीबाग में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था। हर लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से सुनिए। अब पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन 1920 से 22। ठीक है, और ये कहाँ? असहयोग आंदोलन हमारे झारखंड में। 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अहिंसक आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया। यह आंदोलन तब तक चलाया जाना था जब तक कि खिलाफत व पंजाब संबंधी गलतियां सुधार नहीं ली जाती, वह स्वराज स्थापित नहीं हो जाता। 1920 में ही झारखंड में भी असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी पुनः झारखंड आए। इसके अतिरिक्त मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक आदि प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं ने भी झारखंड की यात्रा की तथा विभिन्न स्थानों पर सभाओं को संबोधित भी किया। 1921 ईस्वी में इस आंदोलन में टाना भगतों ने भी उल्लेखनीय योगदान दिया, जिसकी गांधी जी के द्वारा कोटि कोटि प्रशंसा की गई थी। इस दौरान टाना भगतों ने ब्रिटिश सरकार को कर देना बंद कर दिया, जिसके बाद उनकी जमीनें नीलाम कर दी गईं। फ्रीडम मूवमेंट ऑफ बिहार नामक पुस्तक के लेखक कालीकिंकर दत्ता के अनुसार स्वयं गांधी जी का मानना था कि उनके अनुयायियों में टाना भगत सर्वश्रेष्ठ हैं। पहाड़िया जनजाति में भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसका नेतृत्व जाबरा पहाड़िया ने किया। जाबरा पहाड़िया को गिरफ्तार कर उन्हें सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई तथा उनके घर को कुर्क कर दिया गया। इस आंदोलन के दौरान रांची, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, पलामू व लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया। झारखंड में असहयोग आंदोलन का केंद्र रांची था, लेकिन राज्य के अन्य भागों में भी, जैसे कि पलामू, हजारीबाग, सिंहभूम में इस दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब बात करेंगे असहयोग आंदोलन रांची में। असहयोग आंदोलन के दौरान रांची एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में कई सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया। इस आंदोलन में आदिवासियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 1921 ईस्वी में रांची में आयोजित वार्षिक पिंजरापोल समारोह में भोलानाथ बर्मन, अब्दुल रज्जाक, पदमराज जैन आदि ने भाषण दिया। इस आंदोलन के दौरान रांची एवं लोहरदगा में राष्ट्र विद्यालय की स्थापना की गई। अब देखिए पलामू में असहयोग आंदोलन। पलामू के आदिवासी नेता धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में इस आंदोलन के दौरान जंगलों को काटकर कपास की खेती शुरू की गई। ऐसा करने के लिए 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने ही कहा था तथा धनी सिंह खरवार को पलामू का राजा घोषित कर दिया गया। धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में आदिवासियों का एक विशाल जुलूस डाल्टनगंज पहुंचा, जिसे लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया गया। इसी दौरान बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को CF एंड्रयूज की अध्यक्षता में डाल्टनगंज पलामू में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में मजरूल हक, अब्दुल बारी, जी इमाम, हसर, आरजू, चंद्रवंशी सहाय एवं कृष्ण प्रसन्न सेन आदि ने भाग लिया। इस आंदोलन के दौरान पलामू कांग्रेस के द्वारा डाल्टनगंज में राष्ट्र विद्यालय खोला गया, जिसका प्रधानाध्यापक विंदेश्वरी पाठक को बनाया गया। इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। इस आंदोलन के दौरान पलामू में शेख साहब ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अब बात करेंगे हजारीबाग। इस आंदोलन के दौरान हजारीबाग में कई छात्रों ने अपनी पढ़ाई तथा राम नारायण सिंह के साथ साथ कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। हजारीबाग में आंदोलन के व्यापक होने पर आंदोलन के नेता बजरंग सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय, शालिग्राम सिंह, त्रिवेणी प्रसाद एवं सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 5 से 6 अक्टूबर 1921 को हजारीबाग में सरला देवी की अध्यक्षता में हुआ था।
इस कॉन्फ्रेंस को बजरंग सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय, राम नारायण सिंह आदि ने संबोधित किया था। सरला देवी का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिंहभूम, अब हम लोग देखेंगे कि असहयोग आंदोलन सिंहभूम में कैसा रहा। इस आंदोलन के दौरान सिंहभूम के चक्रधरपुर में राष्ट्र विद्यालय की स्थापना की गई। जमशेदपुर के गोलमुरी मैदान में 5 से 9 फरवरी के बीच कई सार्वजनिक सभाओं का आयोजन भी किया गया। इन सभाओं की अध्यक्षता बीजी साठे 5 फरवरी को उन्होंने किया था, प्रभाष चंद्र मित्र 6 फरवरी को, के भट्ट 8 फरवरी को तथा अब्दुल गनी 9 फरवरी को इन लोगों ने अध्यक्षता किया। इसी दौरान 8 मार्च को जमशेदपुर के गोलमुरी मैदान में एवं 13 मार्च को चाईबासा में जनसभा का आयोजन भी किया गया। 15 मार्च 1921 को पूरे जमशेदपुर में हड़ताल का आयोजन किया गया था। जून 1921 में मजरूल हक का आगमन चक्रधरपुर में हुआ। इस आंदोलन के दौरान प्रख्यात साहित्यकार व उड़ीसा के गांधी के नाम से प्रचलित गोप बंधु दास की गतिविधियां सरायकेला खरसावां क्षेत्र में संचालित हो रही थी। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, उड़ीसा के गांधी, गोप बंधु दास, सरायकेला खरसावां में इनकी गतिविधियां, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब जानिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस। पचंबा के बाबू बजरंग सहाय ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था, क्वेश्चन पूछा हुआ है। असहयोग आंदोलन के दौरान जनवरी 1922 में साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस के गया अधिवेशन, जो कि 37वां अधिवेशन था, वहां से लौटकर रांची के पीसी मित्रा एवं देवकी प्रसाद ने तिलक स्वराज कोष हेतु धन एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन के बाद 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1923 के बीच राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया गया। 1 मई से लेकर के 18 अगस्त 1923 के बीच राष्ट्र ध्वज की रक्षा हेतु आयोजित नागपुर झंडा सत्याग्रह में बड़ी संख्या में झारखंड के टाना भक्तों ने भी भाग लिया। अब जानिए स्वराज पार्टी और झारखंड। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में राम नारायण सिंह एवं देवकी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की प्रचार समितियों का गठन किया गया था। 1923 में हुए विधान परिषद के चुनाव में कृष्ण वल्लभ सहाय को हजारीबाग में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया। कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में सचिव का पद प्रदान किया गया। सोनार सिंह खरवार को संथाल परगना क्षेत्र में स्वराज पार्टी का कार्यभार दिया गया। 1923 ईस्वी में रामेश्वर लाल को दक्षिणी संथाल परगना में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया। अगला है खादी आंदोलन और झारखंड। झारखंड क्षेत्र में विधायक नीलकांत चटर्जी ने 1924 ईस्वी में बिहार विधान परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था। सिंहभूम के आदिवासियों ने 1924 में विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाट कर न देने हेतु आंदोलन चलाया था। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। झारखंड में विभिन्न स्थानों पर चरखा आंदोलन को प्रसारित करने हेतु सरला देवी के नेतृत्व में खादी डिपो की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज ने देवघर में खादी मेला का शुभारंभ किया था। जमशेदपुर में टेम्पल नामक अंग्रेज द्वारा खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम के तहत 5 अक्टूबर 1926 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में रांची के आर्य समाज हॉल में एक खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बात करेंगे झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन दिसंबर 1928 ईस्वी को झारखंड आया था। 1928 में श्याम कृष्ण सहाय की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया था। रांची में साइमन कमीशन का मजबूती के साथ विरोध किया गया था। श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। पलामू निवासी कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में भी रांची में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध किया गया था। हजारीबाग में देवकी नंदन लाल एवं पीसी मित्रा के नेतृत्व में टाना भक्तों ने काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया था। 1928 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा जोए लकड़ा व वॉन ड्यूक के नेतृत्व में छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा गया था। एंग्लिकन व लूथरन चर्च ने एक पृथक व बृहत्तर छोटा नागपुर के निर्माण का प्रस्ताव साइमन कमीशन को सौंपा था। शरद चंद्र राय ने साइमन कमीशन को सुझाव दिया था कि झारखंड को उड़ीसा में शामिल कर दिया जाए। याद रखिएगा इनका नाम, शरद चंद्र राय, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मजदूर आंदोलन और झारखंड, सविनय अवज्ञा आंदोलन और झारखंड। इसको अलग टॉपिक हम लोग अलग ऑडियो में कवर करेंगे। ये ऑडियो भले आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा टाइम और ईस्वी है, फिर भी 1-2 बार 3 बार सुन लीजिए। आप सुन लेंगे ना तो कंफर्म, आप जब आपको 4 ऑप्शंस दिया जाएगा क्वेश्चन पूछ के, तो कंफर्म आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। और अपना काम तो इतना ही है कि हम आंसर तक पहुंच जाएं, उससे ज़्यादा हमको किसी के बारे में जानने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अपना काम है परीक्षा में पास हो जाना, इसी को रखिए, पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलिए और आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसको सुनते रहिए और अपना जो भी सिलेबस है उसको कवर करते रहिए। धन्यवाद।